देखो ये जो नॉर्मेलिटी है ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसका जरूरत तो है नहीं। देखो नॉर्मेलिटी है ना, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। बोर्ड पे देखो भाई, उतना समय दे दिए थे तुम लोगों को, अब देखो इधर बोर्ड पे देखिए कंसंट्रेशन टर्म ये भी है, बट ये आपका सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको। अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से जाइएगा तो इसका सवाल नहीं मिलेगा। हाँ जेईई में मिल जाएगा, नीट में भी मिल जाएगा, चांसेस है आपको, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान बोर्ड लेवल में नहीं होना है। ये आपका कंसंट्रेशन टर्म है और इसको किस तरह से डिफाइन करते वो देख लो, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कितना इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ये फर्स्ट टाइम शायद देख रहे होंगे आप, नॉर्मेलिटी बराबर, ये नहीं पढ़े होंगे यार, इसका सवाल बहुत कम दिखेगा आपको। इसका जो ऊपर में होता था जैसे नंबर ऑफ मोल्स पढ़ते थे, बस यहां पे एक नया टर्म आ जाएगा, वो होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इक्यूवीटी, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में आएगा बताओ, ये लीटर में आएगा। जैसे मोलैरिटी होता था ना, मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका लीजिएगा बताओ, सॉल्यूट का ही लेंगे। कर सकते हैं या दिक्कत है इसमें? इक्विवेलेंट क्या होता है वो निकालना सिखा देंगे, बट फॉर्मूला के साथ कैसे रिलेट करिएगा, नंबर ऑफ मोल्स होता था, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और वो भी किसका लीजिएगा, सॉल्यूट। दिक्कत है क्या है यहाँ पे? तो बात नहीं करो यार। वॉल्यूम ऑफ, हाँ बता रहे हैं, अभी उस पर आए नहीं, वो निकाले कैसे वो बता, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जेई वाले बैच में बताए होंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका लेंगे, सॉल्यूट का, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसका यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट जो नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता था बताना, मोल, तो उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का यूनिट क्या आता है, इक्विवेलेंट, इक्यूवीटी इसका यूनिट ही है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर, तो इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इसको सिंपली आप क्या कह सकते हैं, एन। कहीं पे भी एन लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं नॉर्मलिटी या इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसको कहा जाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन। इसको नॉर्मल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जिस तरह से मूलर और मूलल होता था ना, उसी तरह से ये नॉर्मल सॉल्यूशन भी हो जाएगा। कर सकते हैं या दिक्कत है? अभी कैसे निकालेंगे वो तो करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं, बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लो। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, देखो भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह से मोल्स का फॉर्मूला याद है, अरे गिवन मास बाय मोलर मास होता था, याद है? तो इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। देखिए इक्विवेलेंट मास का क्या होता है, देखिए नॉर्मल रखेंगे, एक ना हम रिकॉर्डिंग के लिए अलग कर देंगे, इसको रिकॉर्डिंग वाला रहेगा बस कुछ कुछ डालने के लिए, समझा? हर एक को नहीं डाल देना। इक्विवेलेंट मास को जिस तरह से निकालते थे, देखो देखो इधर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, रिलेट कर लो यार। अरे देखो इधर गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना, जैसे मोल्स का होता था गिवन मास बाय मोलर मास, उससे रिलेट कर दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब बोलेगा सर गिवन मास तो पता होता है, इक्विवेलेंट मास नहीं पता है, तो इक्विवेलेंट मास के लिए एक और फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बाय एन फैक्टर। देखो तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए सीधा सीधा हम एक फॉर्मूला बताते हैं, बोर्ड पे देखो, एन फैक्टर क्या होता है वो बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे, पहले अभी इसको देख लीजिए। क्या है आपको सीखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो सुनिए। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास करेंगे, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर खाली बचा हुआ है, तो देखो एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए गिवन मास की जगह क्या लिखेंगे, गिवन मास ही रहने दीजिए, और इक्विवेलेंट मास की जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो जरा, तो इसको क्या करेंगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। 4 वाला डिवीजन करते थे, याद है आपको? ये देखिए ऊपर में नीचे में 2 टर्म है, ऊपर में 2 टर्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ। अभी देखो अभी लिखना नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला बना दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, देखो गिवन मास को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एन फैक्टर के साथ, गिवन मास इनटू एन फैक्टर, और जो नीचे रहा वो क्या आ जाएगा, मोलर मास। देख लो छोटा सा फॉर्मूला बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूला कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा। गिवन मास बाय मोलर मास को क्या बोल सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर।
और ये क्या आ जाएगा बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आप याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। आपको सिर्फ जानने के लिए क्या चीज है, एक एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, मोल्स के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देना, एन फैक्टर को। तो एक ये फॉर्मूला आप रखिए, बाकी तो डिराइव करके बताया हूं कि क्या है कैसे है, इसको लिख लीजिए। चलते हैं अब आगे। अब देखिए एन फैक्टर निकालना है, एन फैक्टर को देखो, एन फैक्टर के लिए परेशान हो रहे थे तो देखो हम इसको केस कर करके कर दिए हैं, ठीक है। देखो पहले एसिड के लिए बात कर लेते हैं। एसिड के लिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एन फैक्टर क्या बोलता है, कितना H प्लस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। मतलब H प्लस आयन कितना निकाल सकता है, जैसे HCl में कितना H प्लस निकल सकता है, एक ही। तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा बताना, एन फैक्टर इसका आ जाएगा 1। कर सकते हैं। H2SO4 को अगर तोड़िएगा तो कितना हाइड्रोजन है, 2। इसको तोड़िएगा तो 2H प्लस देगा और SO4 2 माइनस, तो कितना H प्लस दिया, 2। तो इसका एन फैक्टर क्या हुआ, 2। कर सकते हैं। ये एसिड्स के लिए नॉर्मल केस है, एक हट के केस है जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं, पर अभी आपको समझाते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। तो ये कुछ नया पढ़ रहे हैं आप, इसको पूरा तोड़ के नहीं लिखना है ना, खाली आपको एन फैक्टर देख लेना है। एक H 2 तो 2। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, पूरा का पूरा टूट जाता है। जितना H रहेगा वैसा नहीं, कितना H प्लस दे पाएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको, एक फॉस्फोरिक एसिड का केस में। देखो हटाएं इसको, देखिए इसमें लग रहा है 3H है, ठीक है। तो क्या इसका एन फैक्टर 3 आ जाएगा, नहीं। इसका देखिए हट के केस है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5। ये थोड़ा सा हट के केस है, इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्टार बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, पता होगा आपको फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो 2 8 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन एक साथ कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। तो इसका 5 बॉन्ड बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, फॉस्फोरस हमेशा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ भेज दीजिएगा, और बाकी कितना बचा, 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन को ऐसा कर दीजिए, है ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ही बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन, और तीनों हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, मतलब ये बॉन्ड टूट सकता है, ये भी टूट सकता है और ये भी टूट सकता है, यानी तीनों का तीनों हाइड्रोजन क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। तीनों H प्लस दे सकता है ना यार। कर सकते हैं। इसमें बताओ, इसमें क्या, अच्छा इसमें तीनों तो देगा क्या, नहीं। देखो इस पे बोर्ड पे एक बार देख लो फिर छापना। एक ऑक्सीजन को तो हमेशा डबल बॉन्ड भेज देंगे, बाकी कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन बनाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन है, तो उसको कैसे डायरेक्ट लगा देंगे। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का पावर लगभग सेम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो कितना बॉन्ड तोड़ सकते हैं बताओ, 2। तो इसका कितना एन फैक्टर आएगा, 2। कर सकते हैं। अब इसका कितना आएगा, देखो जरा बोर्ड पे देखो भाई, इसमें तो एक ऑक्सीजन ऊपर है और एक ऑक्सीजन नीचे है, और यहाँ पे क्या आएगा, एक ही हाइड्रोजन, बाकी 2 हाइड्रोजन, ऐसा कि वो हाइड्रोजन तोड़ सकते हैं एक। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। अब फॉस्फोरिक एसिड का केस में कैसे याद रखेंगे, जितना ऑक्सीजन होगा ना उससे एक कम कर दीजिए। तो 4 है तो 4 का एन फैक्टर कितना आएगा, 3। 3 है तो एन फैक्टर कितना आएगा, 2। फॉस्फोरिक एसिड का केस में कहीं भूल जाएंगे तो एक कम कर दीजिएगा। 2 है तो कितना आएगा, 1। याद करने का भी तरीका बता दिए, समझाने का भी तरीका बता दिया है, ठीक है। क्यों हो रहा है वो भी बता दिए। ये याद रखिएगा, चाहे समझ में आया तो ठीक है। जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम कर दीजिए। हटाएं इसको। अभी बेसिस के लिए क्या होगा, कितना OH माइनस छोड़ सके, इसमें कोई खास एक्सेप्शन नहीं है, के को OH माइनस आएगा 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1। इसमें 2 OH है तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 2। कर सकते हैं सीधा सीधा। उसी तरह से अगर आप कर सकते AlOH होल 3, बताओ कितना आएगा, 3। 3 गो OH है ना, कितना OH माइनस को हटा सकते हैं, वही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो बेस के लिए क्या देखिएगा, OH माइनस, कितना OH माइनस हट सकता है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए है OH माइनस। हटा इसको। अब उसके बाद आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन पढ़ के बता सकते हैं क्या आंसर होगा, टोटल पॉजिटिव या फिर निगेटिव।
बताओ इसको तोड़ेंगे तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, टोटल Na प्लस आएगा, कितना पॉजिटिव है, एक ही पॉजिटिव है, इसका एन फैक्टर क्या लेंगे 1। एन फैक्टर को माइनस होने से मत लीजिएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा। अगर Cl माइनस, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा Cl माइनस, तो कितना है, एक ही ना है निगेटिव, या तो पॉजिटिव को लीजिए या तो निगेटिव को लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। एसिड के लिए बता चुके हैं, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। इसमें बताओ तो कितना आएगा पॉजिटिव चार्ज, Al पे क्या आ जाएगा 3 प्लस, अरे Al पे 3 प्लस आएगा ना, ये पता होगा बगल वाला चीज होता है ना वो उस पर चार्ज चढ़ जाता है, तो इसका कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बताओ 3, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 3। ये तोड़ने आता होगा आपको। अच्छा Cl कैसे टूटेगा देखो जरा, Cl तोड़ेंगे तो Cl तो माइनस में आएगा, पर कितना माइनस आएगा देखो जरा, तो 3Cl माइनस होगा, यहां से भी गिनेंगे तो कितना निगेटिव चार्ज आ रहा है 3 माइनस, तो एन फैक्टर क्या आएगा इसका 3 ही आएगा। या तो पॉजिटिव लीजिएगा या तो निगेटिव, दोनों में से कोई एक लेना है, सबसे आसान होता है पॉजिटिव लेना, तो पॉजिटिव ही लीजिए। CaCl2 का बताओ तो जरा, एन फैक्टर क्या आएगा 2 आएगा, Ca2 प्लस आएगा ना यार, Ca2 प्लस, और अगर नेगेटिव में तोड़िएगा तो 2Cl माइनस, तो दोनों में से किसी को लीजिएगा तो इसका क्या आएगा एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2, एन फैक्टर आ जाएगा 2। दोनों में से कोई एक ही लेना है भाई, याद रखना, और लिखा हुआ है, और का मतलब दोनों में से कोई एक, तो एन फैक्टर निकाल लेंगे आसानी से। हटाएं इसको, इसका बताओ आयंस के लिए दूसरा केस मिल सकता है आयंस, तो आयंस का बहुत आसान है, जितना पॉजिटिव या जितना निगेटिव चार्ज होगा ना वही उसका एन फैक्टर होगा, लिखा हुआ है टोटल चार्ज ऑन आयन, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 3, इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। निगेटिव में मत लिखिएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब सवाल बनाओ यार, एक सवाल दिया हुआ इसको बनाओ, तो एक बार अपना दिमाग से लगाओ, फिर एक आसान तरीका बता देंगे। Find the normality of solution containing 9.8 gram H2SO4 in 200 ml solution। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला में तुम अपना इसको एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अरे देखो इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बोर्ड पे देख लो, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में था लीटर में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं अलग करके भी, या फिर डायरेक्ट निकाल दे, एक फॉर्मूला बना दे। देखिए छोड़ दो भाई, तुम लोग क्या समझेगा अभी, ये फॉर्मूला तो पता है ना भाई। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी पढ़े थे ना, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मास बाय मोलर मास, तो 9.8, अरे मास तो यही है ना, और मोलर मास कितना आएगा 98, अरे इधर देख लो मोलर मास कितना है, ठीक है देखो भाई, अरे देखो इसका 1 इंटू 2, ऑक्सीजन सल्फर का कितना होता है 32, और इसका होता है 16, 32, 48, 64, इसको सबको जोड़िएगा तो 98 आ जाएगा। एन फैक्टर कितना आएगा, अभी जस्ट पढ़ाए थे 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 2/10 यानी 0.2 आ रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अरे नहीं आया अभी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आया है, और मोल्स, और इसका अरे देखो भाई, अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम को किस में लेना है लीटर में, तो V सॉल्यूशन निकालिएगा ना, अरे 200/1000, तो 0.2 लीटर आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 1N आ जा रहा है, नॉर्मलिटी का वैल्यू आ जाएगा 1N, अरे जैसे ही बनेगा आंसर 1 आएगा। मोलारिटी निकालो भाई, मोलारिटी मोलारिटी निकालिएगा तो आधा आएगा, अरे बता दे रहे, सम अप कर दे रहे, पहले ये वाला फॉर्मूला देख लियो, नंबर ऑफ मोल्स याद है ना, सॉल्यूट का यही होता था, और एन सॉल्यूट निकाले थे, अरे देखो ना ये इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, अरे नंबर ऑफ मोल्स 9.8 बाई 98 यही होगा, और वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा 200/1000। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 9.8 इंटू 1000, 98 इंटू 200, बात नहीं करो यार तुम लोग, ये पॉइंट है तो इधर आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया,
ये कट गया 1/2, इसको 0.5 बोल दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हटेगा अभी, ठीक है। अरे दिक्कत है यहाँ पे, अभी थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे तो उसको हटाते हैं अभी, पहले लिख लो इतना। नॉर्मेलिटी एक नया टर्म नहीं कर रहे हैं, इसको आपको हटा देते हैं, ठीक है। तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, एक नया चीज हम बता देते हैं आपको। देखिए नॉर्मेलिटी कभी भी बोला जाए ना निकालने, तो क्या करना होगा वो देखो बोर्ड पे। नॉर्मेलिटी को एन से बोलते हैं। इसको देखिए क्या करना है, इसको कह रहे थे हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, आराम से देखना सब समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वी सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अभी जस्ट पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर बाय वी सॉल्यूशन इन लीटर, कोई दिक्कत। और n बाई वी को क्या बोलते थे याद है, मोलैरिटी, और इनटू क्या आ जाएगा, n फैक्टर। तो कभी भी नॉर्मेलिटी निकालने बोले ना तो कुछ नया मत करिए, मोलैरिटी निकाल लीजिए और उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं ना, अभी मोलैरिटी निकाल के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा नॉर्मेलिटी। तो कुछ नहीं बुझाया तो आप आज का क्लास का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। कोई बात नहीं, नया टर्म है। अरे छोड़ दो, उसका बात को मत मानो, उसको बोलने दो, ठीक है। अरे ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगाओ, कुछ नहीं करना है। कभी भी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी कुछ नहीं बुझाता है तो मोलैरिटी निकालिए और एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। और प्रूफ करते हैं तो देखिए, प्रूफ देखिए यहां पे देखो 0.5 है ना, अरे 0.5 आया है ना, क्या आया है, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी हमको नहीं आता है निकालने, एन फैक्टर तो निकाल लेंगे ना, कितना आएगा 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1। तो आप इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, दोनों साइड से बराबर आएगा। अरे तुम लोग आपस में डिस्कशन बाद में कर लेना, अभी देख लो इधर। कर सकते हैं ना नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अरे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं नॉर्मेलिटी, हटाते हैं इसको। तुम लोग को दोनों को अलग अलग बैठाना होगा। देखो अब आता है नया कंसंट्रेशन, अरे भाई भूल जाओ उसको, इधर आ जाओ। हाँ तुम ही जगाओ सबको। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नया एक कंसंट्रेशन टर्म है, सब छोटा छोटा सा कंसंट्रेशन टर्म, इसको देख के खत्म कर लीजिए। स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको लिखो तो ये फॉर्मूला। अरे जेयूई में पूछता है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ के बारे में, तो परेशान नहीं होइएगा, एक ही बार में खत्म करते जा रहे हैं। आदित्य रुक जाओ, फिर बाद में तुम लोग डिस्कशन कर लेना, अभी इसको लिख लो नहीं तो। अरे स्ट्रेंथ का पढ़े है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कर सकते हैं, हटाएं इसको। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा, तो बता ही सकते हैं ना यार, ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का यूनिट रहता है ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो हाँ करेगा, नॉर्मेलिटी डिपेंड करेगा यानी टेम्परेचर पे तो करेगा, क्योंकि उसमें भी वॉल्यूम है। इसको प्रूव करके दिखाओ तो। प्रूव दैट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको प्रूव करके दिखाओ। हाँ पहले एक को करो फिर दूसरे को बाद में करना। मोलैरिटी इंटू मोलर मास, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। पहला एक को करते हैं हम, ठीक है। हम इतना नहीं लिख रहे, स्ट्रेंथ लिखते हैं। स्ट्रेंथ बराबर हमको क्या प्रूव करना है, देखो बोर्ड पे, मोलैरिटी। हाँ बना लिया होगा तुम लोग, हमको पता है। रौनक बना ले रहा है, अच्छा कर रहा है। अरे यही पहले प्रूफ करना है ना, बहुत समय दे दिया। अब इधर देख लो, बहुत लोग, कुछ लोग सही भी किए हैं। स्ट्रेंथ बराबर होगा मोलैरिटी इंटू मोलर मास का। आप एलएचएस से शुरू करके आरएचएस ला सकते हैं, या फिर आरएचएस से शुरू करके एलएचएस ला सकते हैं। हम शुरू कर रहे हैं आरएचएस से, ये ज्यादा आसान होगा। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इधर क्या है, मोलर मास।
अब देखिए मास इसको लिख सकते हैं ना, मोल्स को लिख सकते हैं, मास किसका, सॉल्यूट का, बाय मोलर मास किसका लिखेंगे, देखो बाय मोलर मास किसका लिखेंगे, सॉल्यूट का, तो मोलर मास नीचे लिखेंगे ना। अरे नंबर ऑफ मोल्स की ये लिख रहे हैं, मास बाय मोलर मास, और ऊपर का मोलर मास पहले से था, तो देखिए मोलर मास कट गया। अब मास बाय वॉल्यूम को ही तो कह रहे हैं स्ट्रेंथ, हो गया, और क्या प्रूफ करना था, स्ट्रेंथ, इसी को तो कह रहे हैं ना, ये एलएचएस था आपका, और यही प्रूव्ड हो गया। एग्जाम में कोई प्रूफ करने नहीं आएगा, फॉर्मूला होता वो याद रखिएगा, प्रूफ इसलिए याद रह जाएगा। देख लो कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस मास बाय मोलर मास किए हैं, मोलर मास कट जाएगा, मास बाय वॉल्यूम आया, उसको स्ट्रेंथ कहते हैं, और वही एलएचएस है, वो प्रूफ हो गया। सेम कहानी नॉर्मलिटी के साथ कहना है, जिसका बन गया उसका देखते हैं, बाकी जो लोग ट्राई करो, नॉर्मलिटी वाला सेम चीज है, वो भी कट जाएगा, इक्विवेलेंट मास। दूसरा प्रूफ करना है, स्ट्रेंथ बराबर नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास बोले थे ना, हाँ देखो इक्विवेलेंट मास ही है ये, कर सकते हैं ना, नॉर्मलिटी बराबर या नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास बराबर स्ट्रेंथ। तो देखो जरा इसको बोर्ड पे, क्या खोज रहा है आज रौनक, किसी को देख रहा है क्या बोर्ड पे, अंटार्कटिका में जाएगा क्या तू, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, बोर्ड पे देखो भाई, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बोर्ड पे देख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास पहले से था तो इक्विवेलेंट मास आएगा। थोड़ा सा अगर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, तो देखो इसमें लिखते थे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास लिखते थे, याद है, हाँ ठीक है, तुम्हारा भी सही है, और ऊपर में भी इक्विवेलेंट मास है, देखो जरा, अरे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़े थे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, गिवन मास यानी मास है, और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ, हो गया। देख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यहां जाके आपका सारा कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो चुका है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया, इसके बाद ही नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, आज रखेंगे इतना ही।